जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रास्य। पिछली क्लास में हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में और संख्याओं के प्रकार यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, इन सब के बारे में हमने समझा था। ठीक है। हाँ, ये वीडियो जो है जो रीड की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, LDC हो, CET हो, UP टेट, CET जो भी है ना, CTET, जितने भी एग्ज़ाम्स है जिनमें सिलेबस शामिल है उन सब के काम आएगा। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं अब। और हमने अब तक जितनी बातें पढ़ ली है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप पिछले वीडियोस को जा करके देख लेना, क्योंकि उनको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, यानी कि को प्राइम नंबर। किसके बारे में? को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य ये ज़्यादा है ना, अभाज्य संख्याएं, इसी को हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स क्या होता है? देखो ध्यान से, अब तक हमने प्राइम नंबर्स देख लिए, अभाज्य संख्याएं देख लिए। ठीक है, लेकिन अब सह अभाज्य यानी कि दो संख्याएं आपस में दो संख्याओं में आपस में एक दूसरे का भाग नहीं जाता हो। जब दो संख्याओं का आपस में एक दूसरे में भाग न जाए, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। हम लोग लिख लेते हैं कि जब दो संख्याओं का आपस में एक दूसरे में भाग न जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। क्लियर है? जब दो संख्याओं का आपस में एक दूसरे में भाग नहीं जाए तो वो क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लें, हमने देख लिया कि भाई एक तो 3 ले लिया और एक ले लिया 7। ठीक है, तो ये दो 3 और 7 दोनों आपस में क्या है? सह अभाज्य, यानी कि 3 का भाग 7 में नहीं जा रहा और 7 का 3 में भी नहीं जा रहा है। ठीक है, पूरा भाग, ऐसा नहीं है ना कि सर बच रहा है कुछ, ऐसा नहीं, पूरा भाग है ना। तो 3 का 7 में नहीं जा रहा, 7 का 3 में, तो दोनों आपस में क्या हो गई? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, और एग्जाम्पल ले लिया हमने कि 12 और ले लिया 17। ठीक है, 12 और 17 ले लिया, तो 12 का 17 में नहीं जाएगा, 17 का 12 में नहीं जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 19-20। ठीक है, 19 और 20 को ले लिया, आपस में भाग। तो यहाँ से कुछ बातें जो हमें समझ में आ रही है वो ध्यान से देखिएगा। जो बातें हमें जो समझ में आ रही है वो क्या है? देखो, 3 और 7 दोनों को दोनों आपके पास में क्या है? ध्यान देखना, 3 और 7 दोनों को दोनों अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि सह अभाज्य संख्याओं जो है वो मिल करके बनती है। अकेली संख्या को सह अभाज्य नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब इसकी जो संख्याएं जो हो सकती है वो क्या हो सकती है? सम भी हो सकती है। ठीक है, सम 12-20 सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। इसके अंदर की जो संख्या है, एक संख्या है ना, और अभाज्य भी हो सकती है, अभाज्य संख्या भी हो सकती है, कोई एक। बात समझ में आएगी नहीं है कि कोई एक जो है सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है और अभाज्य हो सकती है। अब ध्यान से देखना कि दोनों अभाज्य भी हो सकती है। और क्या बात समझ में आ गई कि दोनों क्या हो सकती है? दोनों अभाज्य हो सकती है, दोनों अभाज्य संख्याएं भी हो सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कि दोनों, देखो ध्यान से, 19-20 क्रमागत संख्याएं है ना, क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य होती है,
कौन सी संख्याएं बोलो? क्रमागत संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं होती। तो सह अभाज्य को क्या मतलब हुआ कि दो संख्याएं मिलकर के आपस में क्या हो जाएगी? सह अभाज्य, यानी कि आपस में एक दूसरे में जब भाग नहीं जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग सह अभाज्य। तो सम भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर सम है, विषम भी हो सकती है, ठीक है, 17, 19 जो भी विषम है, और अभाज्य संख्याएं भी हो सकती है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक, या फिर दोनों दोनों क्या हो जाए? अभाज्य संख्या, तो भी क्या कहलाएगी आपकी? दोनों को दोनों अभाज्य, 3 और 7 दोनों अभाज्य है, लेकिन दोनों मिल करके क्या बन रही है? सह अभाज्य, ठीक है। क्रमागत संख्याएं भी सह अभाज्य होगी, जैसे 19, 20, 15, 16, 21, 22 दोनों को दोनों क्या आपस में? सह अभाज्य संख्याएं। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको सह अभाज्य समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिख लो इसको। हाँ, एक और पॉइंट ये है कि इनका HCF जो है, सह अभाज्य का HCF, सह अभाज्य का HCF एक होता है, एक होता है। HCF का मतलब होता है मसव, मसव, ठीक है। इनका मसव कितना होगा? तो आप कहेंगे सर मसव तो एक होता है, ठीक है। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं संयुक्त संख्याएं। क्या देखते हैं? संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो, संयुक्त संख्याएं कहलाती है, ठीक है। ऐसी संख्याएं, कैसी? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड, जिनके गुणनखंड संभव हो। क्या हो बोलो? जिनके गुणनखंड संभव हो। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो क्या कहलाएगी? आपकी संयुक्त संख्याएं कहलाती, ठीक है। जैसे ध्यान देखना, एग्जाम्पल को समझना, एग्जाम्पल को समझना। जैसे मैंने लिखा 2, 3, ठीक है, और लिखा मैंने 4 और 5 और 6। अब ध्यान से देखना कि 2 के गुणनखंड संभव नहीं है, 2 के टुकड़े नहीं कर। आप क्या सर 2 × 1 करो, लेकिन इसके अलावा नहीं है, ठीक है। 3 के संभव नहीं है ना, गुणनखंड संभव नहीं है, हम लोग ऐसा इसको नहीं मानेंगे। हम लोग कहेंगे 4 के गुणनखंड संभव है, 2 × 2 जिनके गुणनखंड संभव है। 6 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 2 × 3, ठीक है। तो मतलब एक के अलावा जो गुणनखंड है वो संयुक्त, मतलब ये 2 × 2, 2 × 3, तो 4, 6 जो संख्याएं हैं। जैसे कि आपने लिख दिया 8, क्या लिखा? 8, तो 8 को आप लोग क्या सर 2 × 4 भी है, 2 × 2 × 2 भी है, ठीक है। तो ये गुणनखंड, जिनके गुणनखंड संभव है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है, जिनके गुणनखंड संभव हो। तो आप नोट करके लिख लें, इसमें नोट करके लिखें कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 4 जो है वो सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, ठीक है। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा अगली बात करते हैं, अगले पॉइंट की।
चलो अगला पॉइंट आपका है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संपूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर्स, संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं क्या होता है, ध्यान समझिएगा। संपूर्ण संख्याएं क्या होता है, हमें इस बात को अगर समझना है तो ध्यान समझना कि संपूर्ण संख्याओं का मतलब है कि वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर हो। पहली बात, वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर हो। दो प्रकार की परिभाषाएं हैं और दोनों में बात मैं करूंगा, ठीक है। इसकी दो परिभाषाएं हैं तो मैं दोनों के बारे में चर्चा कर लूँगा कि परिभाषा क्या है इसकी, ठीक है। परिभाषा में पहली की बात कर रहा हूँ तो ऐसी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। उस संख्या स्वयं के बराबर हो, स्वयं के बराबर हो, ठीक है। और इसमें संख्या शामिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संख्या स्वयं क्या हो, शामिल ना हो। मैं भी समझा दूंगा, शामिल मी छोटा आएगा, शामिल ना हो, ठीक है। मैं भी समझाता हूँ क्या चीज़ का मैंने लिखा है कि ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या स्वयं के बराबर हो, क्या कहलाएगी, आपके संपूर्ण संख्या कहलाएगी। या फिर NCERT में जो लिखा हुआ हम उसकी बात करते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या दे रखी है, ठीक है। दूसरी परिभाषा यह दे रखी है, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दो गुना हो। हाँ, ये बात मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ अभी आपके सामने कि क्या चीज़ है। इसमें दो गुना में क्या हो कि संख्या स्वयं शामिल होगी, संख्या स्वयं शामिल होगी, ठीक है। दोनों परिभाषाएं जो किताब में है और गाइड में है, दोनों को मैं क्लियर करता हूँ। अब ध्यान समझना क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या, मैं पहले वाले को क्लियर कर रहा हूँ, ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या स्वयं के बराबर हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 6, ठीक है। कुछ फिक्स एग्जाम्पल है जो आपको रटने पड़ेंगे। 6, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे। पहली बात, इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो आपने कहा सर 6 × 1, और क्या हो सकता है सर 2 × 3, और क्या 3 × 2, बात एक ही है। तो इसके जो गुणनखंड है, ध्यान से देखना, अगर ध्यान समझना मैं क्या कर रहा हूँ कि 1, 2 और 3 को जोड़ा तो किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। तो 1 को 2 को अब 6 तो खुद ही संख्या थी, अगर 6 को शामिल नहीं करेंगे तो इसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होगा। और अगर 6 को शामिल कर लिया तो 1 + 2 + 3 + 6, तो ये हो जाएगा 12। मैं ये पहली परिभाषा को डिनोट करेगा और ये दूसरी परिभाषा को। अगर संख्या को मिला दें, अगर वो संख्या खुद को मिला दे तो डबल हो जाएगा, उस खुद संख्या को नहीं मिलाएंगे तो उसका बराबर रहेगा। ऐसा सब जगह नहीं होता, कुछ फिक्स एग्जाम्पल है, ठीक है। एक तो 6 हो गया है। अगला एग्जाम्पल आपके पास में है वो 28 है। बोलो क्या है, 28 है। 28 को देख लो। 28 को अगर हम लोग देखें तो 28 × 1 हो सकता है, 2 × 14 हो सकता है, और क्या हो सकता है आपके पास में 3
3 नहीं हो सकता है, 6 चौक 24 नहीं, और क्या हो सकता है, 28 का और टुकड़ा, 3 4 और नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो, 28 इंटू 1, 2 इंटू 14 दूनी 28, 3 से नहीं जाएगा, 4 7 है ना, ओके, 4 इंटू 7, ठीक है, 7 चौक 28। तो ये आपके पास में टुकड़े बन सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनको जोड़ के देख लो, क्या कर लो, इनको जोड़ के देख लो। इनको जोड़ के देखोगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा कि 1 2 है ना, उसके बाद में 4 7 और 14 को अगर जोड़ते हैं, 1 2 7 4 और 14 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपके पास में क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 हो गया, 3 और 14, 3 और 14 कितना हो गया, 17, 17 और 4, 17 और 4 21, 21 और 7 कितना हो गया, 28 हो गया। कितना हो गया, 28 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं हो, ठीक है। या फिर अगर 28 को और जोड़ लेंगे तो 28 का डबल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ फिक्स एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं कि संपूर्ण संख्या के एग्जाम्पल फिक्स हैं। 6, एक तो 6 है, और कौन सा है, 28 है, और कौन सा है आपके पास में 496 है और 8128 है, 496 है और 8128 है। ये 4 एग्जाम्पल आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ज़्यादा है नहीं, 1 2 और है, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है, वो 1 करोड़ से ज़्यादा के हो जाएंगे, तो हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वापस, संपूर्ण संख्या क्या मतलब हुआ कि ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या स्वयं के बराबर हो, जिसके जितने टुकड़े किए अपन ने 6 बराबर है, 28 के टुकड़े किए 28 के बराबर है, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होगा। या फिर क्या है, ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संख्या स्वयं को शामिल करेंगे तो डबल हो जाएगा, शामिल नहीं करेंगे तो उस संख्या के बराबर रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका संपूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पूर्ववर्ती संख्याएं, और मेरे हिसाब से शायद आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इसको हटाना पड़ेगा। पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, पूर्ववर्ती बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जस्ट पहले की संख्याएं, क्या कहेंगे उसको, जस्ट का मतलब तुरंत पहले की, तुरंत पहले की संख्याएं, तुरंत पहले की संख्याएं जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा कि 2 1 3 4, तो कितना हो गया, 2134, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, तो 2133, है ना। तुरंत पहले की संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी, ठीक है। हाँ, तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या, 1 की पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अगला 0 की पूर्ववर्ती संख्या, तो आप लोग कहेंगे कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। केवल हम लोग इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि केवल प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। नोट करके लिख लेना कि केवल किसकी, प्राकृत संख्याओं की, प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या
ज्ञात की जा सकती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपसे कह दिया कि भाई -5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप ये मत करना कि -6 हो गया, -3 हो गया, ठीक है, नहीं होगी। केवल और केवल कहाँ तक, 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 0, और 0 से आगे पूर्ववर्ती संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या हो गया कि तुरंत पहले की संख्याएं जो होती है उनको कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 0, ठीक है। चलिएगा लिख लो इसको। हाँ, पूर्ववर्ती संख्या हो गया है। अगली बात करते हैं अनुवर्ती संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अनुवर्ती संख्याएं, ये भी बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अनुवर्ती संख्याओं का क्या मतलब हुआ कि तुरंत बाद की संख्याएं, ठीक है, तुरंत बाद की संख्याएं, तुरंत बाद की संख्याएं क्या बोलेंगे, तुरंत बाद की जो संख्याएं होती है उसको बोलते हैं अनुवर्ती संख्याएं। उसको क्या बोलते हैं, बोलो, अनुवर्ती संख्या। तुरंत बाद की संख्या होती, ठीक है। जस्ट आगे की संख्या जो होती है उसको अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 5, 1, 3, 5, 4, इसकी अनुवर्ती क्या हो जाएगी, तो 5, 1, 3, 5 और 5, ठीक है। 4 का अगला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास में इस वाले पे एरो लगाना ना, कि आप फिर नहीं तो फिर कमेंट में लिख लो कि सर यहाँ कहाँ पहुँच गए। तो ये आपका क्या हो गया, 4 का अनुवर्ती क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती समझ में आ गया होगा। अगली बात है आपके पैलिड्रोम संख्या है। कौन सी संख्या है, पैलिड्रोम, पैलिड्रोम संख्याएं, है ना। ये उल्टे सीधे एक समान होती है, पढ़ने में उल्टे सीधे एक समान, लिख लेना, पढ़ने में उल्टे सीधे एक समान। हाँ, पैलिड्रोम के बारे में क्या बोलेंगे कि भाई जो संख्या पढ़ने में उल्टे सीधे एक जैसी होती है उसको बोलते हैं पैलिड्रोम संख्याएं। जैसे कि मैंने 1, 2, 1, चाहे आप इधर से पढ़ो चाहे आप इधर से पढ़ो, ठीक है, 1 2 1 ही पढ़ोगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 4 3 2 1, है ना। चाहे आप इधर से पढ़ो चाहे आप इधर से पढ़ो, एक जैसे ही पढ़ रहे हो। तो पैलिड्रोम संख्याओं का क्या मतलब हुआ कि पढ़ने में उल्टे सीधे एक समान जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, आपकी पैलिड्रोम संख्याएं होती है, ठीक है। अगली हम लोग बात करेंगे रामानुजन संख्या के बारे में। इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अगली बात करते हैं रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या, ये 1 7 2 9, ठीक है, 1 7 2 9, ये जो संख्या है इसको हम लोग कहते हैं रामानुजन संख्या कहते हैं, ठीक है। ये जब रामानुजन साहब जब बीमार पड़े थे, मरने की स्थिति में थे, तो इनके जो गुरु थे, प्रोफेसर साहब थे, हार्डी साहब, वो जब कार लेके आ रहे थे, इनकी कार का नंबर था 1 7 2 9, ठीक है। इन्होंने उस समय ये बताया कि सर इस कार का जो नंबर है वो एक ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं के क्यूब के योगफल के रूप में, किसके योगफल के रूप में, दो संख्याओं के क्यूब के योगफल के रूप में। बोलो कौन कौन से, मैंने बोला कि भाई ये 1729 जो है वो तो किसके क्यूब, एक तो 10 का क्यूब प्लस आपके पास में 7 का क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब और 7 का क्यूब, नहीं 7 का क्यूब नहीं, 9 का क्यूब, 7 से चेक कर लेते एक बार।
चलेगा। तो रामानुजन संख्या के बारे में क्या बात बोली कि 1729 जो है वो दो संख्याओं के टुकड़े के रूप में, किसके रूप में है, दो संख्याओं के टुकड़े के रूप में। क्या है दो संख्याओं का टुकड़ा, एक तो आपके पास में 10 का क्यूब और 9 का क्यूब। 10 का क्यूब का मतलब है 10 इंटू 10, यानी कि ये हो गया आपके पास में 1000। ये जो है आपके पास में 9 इंटू 9 तो 729। जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1729 हो जाएगा। एक तो ये हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, उन्होंने बोला कि भाई सर आप एक काम करो, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब जो है 12 इंटू 12 प्लस 1 का क्यूब जो है वो 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये जो है आपके पास में 1728 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 1729 हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला कि सर ये दो संख्याओं के क्यूब के रूप में, किसके रूप में है, दो संख्याओं के क्यूब के रूप में। कौन सी संख्या, रामानुजन संख्या। कौन कौन सी, एक तो 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, ठीक है, और 12 का क्यूब और 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये रामानुजन संख्या कहा गया। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा निम्न में से रामानुजन संख्या कौन सी है, 1729 आपको याद रखना पड़ेगा, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। लिख लो इसको, आगे बढ़े। चलिएगा, अब आगे बात करते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि टॉपिक आज का हमारा पूरा हो जाए, फिर प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिएगा, दशमलव संख्याएं, किसकी बात करेंगे हम लोग, दशमलव संख्याओं की बात करेंगे। तो दशमलव संख्या वैसे जो नॉर्मली दो टाइप की रहेगी आपकी, ठीक है। एक तो शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव संख्याएं, और शांत में कैसे कि 4.325, तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगला आपका पास में होता है अशांत, अशांत दशमलव संख्याएं। कौन सा होता है, अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं भी आपके पास में दो टाइप की, ठीक है। एक तो अशांत आवर्ती दशमलव, और अगला जो है अशांत अनावर्ती, ठीक है, दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। अब अशांत दशमलव संख्याओं का क्या मतलब हुआ कि जो ख़त्म नहीं होती हो, क्या नहीं होती हो, जो ख़त्म नहीं होती। लेकिन ख़त्म वाले में क्या, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती का मतलब जैसे कि मैंने लिखा कि 5.252525 ऐसे करते हुए जा रही है। अब ख़त्म भी नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रही है, 2525 रिपीट हो गए। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 5.25 और उसके ऊपर बार कर दिया। तो ये क्या हो गया आपके अशांत आवर्ती दशमलव। हम लोग जब अलग से पढ़ेंगे और डिटेल से और चर्चा करेंगे, लेकिन केवल एक अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, रिपीट। और ये आपके पास में जैसे कि पाई का वो जो मान होता है ना, जैसे हमने बोल दिया कि 3.142532894 ऐसे करते हुए जा रही है। ये रिपीट भी नहीं हो रही और ख़त्म भी नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही, तो रिपीट नहीं हो रही है और ख़त्म भी नहीं हो रही। तो ये आपके पास में इसको कहते हैं दशमलव संख्याएं। इसको कहते हैं, इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, परिमेय। ये वाली संख्याएं भी परिमेय होती है, ठीक है, और ये वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग पाई का जो मान होता है, वो क्या है आपका अपरिमेय है, ठीक है।
और जो आपके पास में 22/7 जो है क्या है, 22/7 जो है वो आपका परिमेय है। क्या है, 22/7 जो है वो क्या है आपका परिमेय। चर्चा करेंगे लेकिन अभी याद रखना 22/7 आपका परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होता है, और पाई का जो मान है वो रिपीट नहीं होता है और ख़त्म भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में दशमलव संख्याओं के प्रकार हो गए। इसको लिख लें। चलिएगा, तो लगभग आपका थ्योरी का पोर्शन जो है वो पूरा हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो अपन बाद में करते हैं ऐसा करते हैं फिर, ठीक है ना, इसको अब ख़त्म करना पड़ेगा। चलिएगा, तो ये आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा पूरा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ध्यान से देखना कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो थ्योरी का पोर्शन पढ़ा है, पिछली क्लास और ये वाली क्लास। ठीक है, हो सकता है 30-35 मिनट की क्लासें हैं, लेकिन ज़्यादा मैटर मैं दूंगा क्योंकि मैं बात नहीं करता हूँ क्लास में ज़्यादा, इसलिए आपके लिए इतना मैटर भी सफिशिएंट होगा। नोट्स खुद बना लें। ठीक है, अब क्या करेंगे अगली 2 क्लासों में, है ना, इनके ऊपर जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब के हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलता है अगली क्लास में। थैंक यू।